कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की चर्चाओं के बीच अशोक गहलोत केरल में राहुल गांधी से मिले। मुलाकात के बाद उन्होंने आज तक से कहा कि एक व्यक्ति एक पद की बात एकदम ठीक है। उससे पहले राहुल गांधी ने भी संकेत दे दिए थे कि पार्टी ने एक व्यक्ति एक पद का जो संकल्प लिया है उसे बदला नहीं जाएगा। इस बीच अब ये लगभग तय हो चुका है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अशोक गहलोत को शशि थरूर के साथ साथ मनीष तिवारी भी चुनौती देने का मन बना रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी और विपक्षी दलों की तकरार तेज होती जा रही है। विशेष सत्र बुलाने की अर्जी खारिज हुई तो आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल के खिलाफ विधानसभा तक शांति मार्च निकाला। पुलिस ने रोका तो पार्टी के विधायक बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के निवास के घेराव की कोशिश की तो पुलिस ने बल प्रयोग किया। उधर कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर कानून से खिलवाड़ कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अचानक दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग की मस्जिद में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। मोहन भागवत ने इमाम से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। इसके बाद मोहन भागवत मस्जिद के पास ही चलने वाले मदरसे में भी गए और छात्रों से बात की। इमाम उमर अहमद इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बताया और कहा कि आरएसएस चीफ उनके न्योते पर मदरसे आए थे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की तनातनी में एक दिलचस्प नजारा सामने आया। बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक इदरीस अली ने सफेद कुर्ता पहना, जिस पर लिखा नजर आ रहा है कि मैं पुरुष हूं, इसलिए सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां मुझे छू भी नहीं सकती। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने नबन्ना चलो रैली के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप लगाया था। जब महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की तो भाजपा नेता भड़क गए। उन्होंने कहा कि मुझे मत छुओ, आप एक महिला हैं, मेरे शरीर को मत छुइए, अपने पुरुष सहयोगियों को बुलाओ। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई है। खास बात यह है कि ये याचिका भी उन्हीं महिलाओं की ओर से दाखिल की गई है जिन्होंने कोर्ट से श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगने संबंधी याचिका दाखिल की है। हिंदू पक्ष के मुताबिक कार्बन डेटिंग वाली याचिका पर अदालत ने मुस्लिम पक्ष से आपत्तियां दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। कोर्ट में हिजाब पाबंदी पर सुनवाई पूरी हो गई है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर 23 याचिकाओं पर देश की सबसे बड़ी अदालत में लगातार 10 दिन से सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के शुरुआती 6 दिन मुस्लिम पक्ष की दलीलों के बाद कर्नाटक सरकार ने अपना पक्ष रखा, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई प्रतीकों को पहनकर आने की तरह ही हिजाब को भी परमिशन दिए जाने की मांग की गई थी। जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। हाईकोर्ट ने मुख्तार को 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि मुख्तार ने तलाशी लेने पर जेलर को जान से मारने की धमकी दी थी। एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ 10 मुकदमे हैं, जिनमें से 4 गैंगस्टर एक्ट के हैं। ये पहला मौका है जब मुख्तार अंसारी को किसी कोर्ट ने सजा सुनाई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के शोलापुर स्थित द लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक में पूंजी की कमी और आमदनी की संभावना नहीं होने के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने ये फैसला लिया है। आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि 99% से ज्यादा जमाकर्ता अपनी जमा की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। आरबीआई ने बैंक को अपने खाता धारकों को 5 लाख रुपए तक वापस करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले रिजर्व बैंक ने साल 2021 में महाराष्ट्र में कनराला नागरी कोऑपरेटिव बैंक पनवेल का लाइसेंस रद्द किया था। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको उस रेड के बारे में बताएंगे जिसने मुस्लिम कट्टरपंथियों को आज बहुत परेशान करके रख दिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल रात इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के देश भर में 93 ठिकानों पर छापा मारा गया और इस दौरान कुल मिलाकर उनके 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये पहली ऐसी रेड थी जो रात 1 बजे शुरू हुई और सुबह 5 बजे समाप्त हुई।
कुल मिलाकर 15 राज्यों में एक साथ ये रेड मारी गई और हर राज्य में पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कंट्रोल रूम्स बनाए गए थे ताकि कार्रवाई के दौरान कोई भी सांप्रदायिक तनाव पैदा न हो सके। यानी अपनी तरह की एक बिल्कुल अलग रेड थी। इस नक्शे पर आप देख पाएंगे कि देश भर में इस संगठन के कहां-कहां पर फुटप्रिंट्स हैं। ये जो खतरनाक नेटवर्क है ये कैसे पूरे देश में एक जाल की तरह फैल रहा है। कुल मिलाकर 15 राज्य ऐसे हैं जहां एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई और जिन 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें 45 लोगों को अकेले एनआईए ने पकड़ा है, जबकि बाकी लोगों की गिरफ्तारी राज्य पुलिस या फिर ईडी ने की है। कई वर्षों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब देश की जांच एजेंसियों ने किसी इस्लामिक संगठन पर इतनी बड़ी रेड की हो और इस रेड में पीएफआई के तमाम बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं और इसके अलावा दिल्ली में पीएफआई के जो अध्यक्ष हैं परवेज अहमद, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। परवेज अहमद वही मुस्लिम नेता हैं जिन पर शाहीन बाग के आंदोलन को फंडिंग करने के आरोप लग चुके हैं। इसके अलावा एनआईए ने लखनऊ से मोहम्मद वसीम नाम के उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है जिसने ज्ञानवापी मामले में फैसला सुनाने वाले वाराणसी कोर्ट के जज को धमकी दी थी। कुल मिलाकर कहें तो पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसमें एनआईए को जबरदस्त सफलता मिली है। हालांकि कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों और नेताओं को अब इस कार्रवाई से बहुत तकलीफ हो रही है और एनआईए को अब एक सांप्रदायिक जांच एजेंसी बताया जा रहा है। आज हम ये सवाल उठाएंगे कि जब हमारे देश में आतंकवादी 32 वर्षों तक कश्मीर में सिनेमा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकते हैं तो भारत में पीएफआई पर आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रतिबंध क्यों नहीं लग सकता। आज हमें यह आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2 दिन पहले ही इसी शो में ब्लैक एंड व्हाइट में हमने पीएफआई पर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और आज देश के 15 राज्यों से जांच एजेंसियों ने इस संस्था के 106 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। पीएफआई को जल्दी से जल्दी प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। अब आप सोचिए, हमारे देश के दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश में आतंकवादी तो 32 साल तक सिनेमा हॉल को प्रतिबंधित कर सकते हैं, लेकिन आज हम ऐसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने में हमें परेशानी होती है, जबकि हमारे पास संविधान है, हमारे पास सरकार भी है, संसद भी है और तमाम संवैधानिक ताकत भी है। 20 सितंबर को हमने ये बात आपसे कही थी और हमें बहुत खुशी है कि 2 दिन के बाद ही ये कार्रवाई हो गई। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के कर्नूल की हैं, जहां एनआईए के खिलाफ पीएफआई के समर्थकों ने धार्मिक नारेबाजी की और एनआईए गो बैक के नारे लगाए। तो स्थिति यह है कि हमारे ही देश की जांच एजेंसियों के खिलाफ हमारे ही देश में नारेबाजी हो रही है और आंध्र प्रदेश ही नहीं, केरल में भी इस कार्रवाई के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ और जब केरल के मल्लपुरम से एनआईए की टीम पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, उस समय भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने एनआईए को आरएसएस की जांच एजेंसी बताया और बहुत सारे समर्थकों ने अपनी गिरफ्तारियां देने की भी कोशिश की। अब सोचिए, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, लेकिन इन लोगों ने उसे भी एक खास धर्म से जोड़ दिया और उसे आरएसएस और बीजेपी की जांच एजेंसी बताकर भारत की तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं को खारिज कर दिया। हालांकि बड़ी बात यह है कि आज अगर एनआईए ने यही कार्रवाई किसी दूसरे धर्म के संगठन पर की होती तो यही संस्था एनआईए की तारीफ करते हुए थकती नहीं। यही सारे जो लोग हैं जो आज एनआईए के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, ये सारे लोग तब एनआईए की जबरदस्त तारीफ करते अगर किसी और धार्मिक संगठन पर एनआईए ने यह कार्रवाई की होती तो।
अब आप देखिए, सारी नारेबाजी लोकतंत्र के नाम पर हो रही है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हो रही है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रही है। और कितनी बड़ी बात है, आप सब जानते हैं, आप देश के किसी भी शहर में रहते हो और किसी भी राज्य में रहते हो, आपके शहर में भी, हर राज्य में, हर शहर में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पुलिस भी जा नहीं सकती। और अपने ही देश में इस तरह के लोगों को गिरफ्तार करना, उन पर कार्रवाई करना हमारी ही एजेंसियों के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है, आप यहां देख पा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो एक स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। ये आम लोगों के बीच में ऐसे घुल मिल जाते हैं, भीड़ में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि आपको उस भीड़ को देखकर यह पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो देशद्रोही हैं, वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारे समाज को तोड़ दें, हमारे देश को तोड़ दें, पता ही नहीं चलेगा। और ये समाज का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई करना बहुत मुश्किल काम है। इस छापेमारी में सबसे ज्यादा 22 लोग केरल से, कर्नाटक और महाराष्ट्र से 20-20 लोग, तमिलनाडु से 10 और असम से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दिल्ली से भी पीएफआई के 3 लोगों को एनआईए ने पकड़ा है। हालांकि अब यहां बड़ा सवाल यह है कि पीएफआई पर एनआईए और दूसरी एजेंसियों ने यह रेड आखिर की क्यों है। आप भी जानना चाहेंगे कि ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने किया क्या था। इस कार्रवाई के पीछे टेरर फंडिंग और आतंकवादी संगठन आईएसआईएस को एक बहुत बड़ी वजह बताया गया है। आप जानते हैं, आईएसआईएस दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी संगठनों में से एक है। एनआईए ने अदालत में यह कहा है कि पीएफआई द्वारा देश भर में ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था और उन्हें कट्टरपंथी बनने की ट्रेनिंग यहां पर दी जाती थी। इसके अलावा यह भी आरोप है कि जिन लोगों को पीएफआई द्वारा ये ट्रेनिंग दी गई, वो लोग बाद में आईएसआईएस में शामिल हो गए और आतंकवादी बन गए। और ईडी ने भी यही कहा है कि पीएफआई के बैंक खातों से टेरर फंडिंग की गतिविधियों के बारे में पता चला है। और यह बात भी सामने आई है कि ये संगठन भारत में इस्लामिक शासन लाने के लिए प्रशासनिक सेवाओं से लेकर दूसरे क्षेत्रों में एक संगठित साजिश पर काम कर रहा था। अब सोचिए, ये कितनी खतरनाक साजिश है, इसे आप हल्के में मत लीजिए। और इससे पहले हम बड़े गर्व से कहा करते थे कि आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन में हमारे देश का कोई युवा नहीं गया। हमारे देश में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन हमारा कोई मुसलमान युवा इस संगठन में शामिल नहीं हुआ। लेकिन अब आपको यह समझ में आएगा कि पीएफआई के जरिए आईएसआई जैसे संगठन जो हैं, वो पूरे देश में अपना जाल बिछा चुके हैं। उनका नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका है। केरल से लेकर असम तक, दिल्ली तक, हमारे 15 राज्यों को इन्होंने कवर किया है। 15 राज्य तो वो है जहां पर हमने रेड की है और वहां पर युवाओं को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यह पूरा ऑपरेशन इतना संवेदनशील था कि इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह को इस रेड से जुड़ी एक एक जानकारी रियल टाइम में दी जा रही थी। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी रेड के लिए गई टीमों के साथ लगातार संपर्क में थे, क्योंकि मामला बहुत ही सेंसिटिव था, कुछ भी हो सकता था। ये सारे लोग इतने खतरनाक हैं कि देश में आग लगा सकते थे, दंगे करा सकते थे और सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। इसके अलावा आज इस कार्रवाई के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें पीएफआई से जुड़ी गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। और पीएफआई वही इस्लामिक संगठन है जिस पर दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के कई शहरों में दंगे कराने के पहले आरोप लग चुके हैं। इसके अलावा उन पर शाहीन बाग के आंदोलन को भी फंडिंग के आरोप लगे थे। और कर्नाटक में आजकल जो मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब को लेकर जो मुहिम चलाई जा रही है, उसके पीछे भी पीएफआई
नाम का ही यही संगठन है। और आपको याद होगा, अभी सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार ने यह लिख कर दिया है कि हिजाब को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसके पीछे पीएफआई है और पीएफआई मुस्लिम छात्राओं को भड़का रहा है, उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। पीएफआई भारत के मुसलमानों के हक में आवाज उठाने की बात करता है, दावा करता है, लेकिन सच यह है कि पिछले एक दशक में भारत में जितने बड़े दंगे और आंदोलन हुए हैं उनमें इस संगठन की भूमिका हमेशा संदिग्ध रही है। और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि संस्था की स्थापना का इतिहास अयोध्या से जुड़ा हुआ है। उस वक्त केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, कर्नाटक में फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु में मिनिथा निथि परसाई का गठन हुआ था, पासाराई का गठन हुआ था। और ये सारी संस्थाएं उस जमाने में अयोध्या में राम मंदिर की मांग का विरोध कर रही थी। हालांकि जब काफी वर्षों के बाद भी इन्हें सफलता नहीं मिली तो इन सभी संगठनों का विलय कर दिया गया और विलय करने के बाद जो एक संगठन बना उसका नाम है पीएफआई। शुरुआत में पीएफआई का मुख्यालय केरल में था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया और धीरे धीरे कई राज्यों के संगठनों ने अपना विलय पीएफआई में कर दिया। इससे यह संगठन अब तक 23 राज्यों में फैल चुका है और इसके पास करीब 4 लाख सदस्य हैं। पीएफआई पर यह आरोप भी है कि वो उसी आतंकवादी संगठन का बदला हुआ प्रारूप है जिस पर भारत में वर्ष 2001 में प्रतिबंध लगाया गया था और आपको याद होगा उसका नाम था सिमी। ऐसा कहा जाता है कि सिमी के कई पूर्व सदस्य अब पीएफआई में सक्रिय हैं, इसलिए पीएफआई को आप सिमी का ही एक नया वर्जन कह सकते हैं। और आपने देखा होगा ये बड़े बड़े आतंकवादी संगठन जो होते हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, जब सरकारें और यूनाइटेड नेशंस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां उन्हें बैन कर देती हैं तो वो एक नए नाम से जो है काम करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ भी यही है। यह संगठन इतना खतरनाक है कि आज अगर इस पर भारत सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा भी दिया तो भी यह दूसरे नामों से देश भर में काम करता रहेगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देश भर में पीएफआई के कुल 4 लाख सक्रिय सदस्य हैं। इनमें 15,000 से ज्यादा सदस्य ऐसे हैं जो सुरक्षा बलों के जवानों की तरह पूरी तरह से ट्रेंड हैं। जो तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई, ये वही कार्यकर्ता हैं अभी जिनको लेकर थोड़े दिन पहले इसी सितंबर के महीने में पीएफआई ने अपना महासम्मेलन किया था केरल में और वहां उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से करने की कोशिश की थी। इसके अलावा पीएफआई के अपने 8 से ज्यादा संगठन ऐसे हैं जो जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत माने जाते हैं। आज बड़ा सवाल यह है, उस दिन भी हमने आपसे यही कहा था, ये सारे जो 4 लाख ट्रेंड और ब्रेन वॉश्ड कार्यकर्ता हैं, अगर पीएफआई ने इन्हें आपके पीछे छोड़ दिया तो आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि 4 लाख स्लीपर सेल्स हमारे देश में सक्रिय हैं, 4 लाख टाइम बॉम्ब्स हमारे देश में अलग अलग जगहों पर टिक टिक कर रहे हैं। जैसे जो दूसरे संगठन हैं उनमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पीएफआई का राजनीतिक संगठन है, सीएफआई उनका छात्र संगठन है, एनडब्ल्यूएफ महिला संगठन है और ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल भी एक संगठन है जो मुस्लिम धर्मगुरुओं और इमामों को अपने साथ जोड़ता है। यानी इन्होंने अपने बहुत सारे संगठनों को बनाकर रखा है और ये समाज के हर तबके को, हर वर्ग को अपने साथ जोड़ रहे हैं। छात्रों को भी जोड़ रहे हैं, प्रोफेशनल्स को जोड़ रहे हैं, महिलाओं को जोड़ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि पीएफआई की इतनी सारी दुकानें हैं कि अगर इनमें से एक दुकान पर भी सरकार ने ताला लगा दिया या सील कर दिया, तब भी यह संगठन भारत में कोई ना कोई इस्लामिक कट्टरपंथ फैलाता रहेगा। एक संगठन को आप प्रतिबंधित करेंगे तो यह दूसरे संगठन में विलय हो जाएगा, दूसरे को प्रतिबंधित करेंगे तो तीसरे संगठन में विलय हो जाएगा। इसलिए इन्होंने इतने सारे संगठनों को बनाकर रखा है और ये लोग जानते हैं कि एक ना एक दिन इन पर बैन होगा, इसलिए इतने सारे संगठनों का जाल बुन लिया है। एक बैन हुआ तो दूसरा संगठन सक्रिय हो जाएगा। ये इनकी रणनीति है। अब आपको बताते हैं 2010 की एक घटना। उस समय पीएफआई के एक सदस्य ने केरल के एक प्रोफेसर का सिर्फ इसलिए हाथ काट दिया था क्योंकि उस प्रोफेसर ने एक प्रश्न पत्र में सीपीएम के नेता पीटी कुंजू मोहम्मद की उसके बारे में एक लघु का जिक्र किया था। इस प्रोफेसर की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने इस कहानी का जिक्र करते हुए पीटी कुंजू का पूरा नाम लिखने की बजाय केवल मोहम्मद लिख दिया, जिसके बाद पीएफआई ने इस कॉलेज के मुस्लिम छात्रों को भड़काकर इस प्रोफेसर को मारने की योजना बना दी और बाद में उनका
खुलेआम सबके सामने हाथ काट दिया गया था। तस्वीर आपको आज दिखा रहे हैं। ये प्रोफेसर ईसाई धर्म के थे और जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी गलती इनसे ये हुई थी कि उन्होंने पूरे नाम की बजाय मोहम्मद लिख दिया था और हाथ इनका काट दिया गया। आजकल देश में ये धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है, आपने भी देखा होगा, अक्सर सोशल मीडिया पर आप भी पढ़ते होंगे कि न्यूज चैनल्स पर जो एंकर्स हैं वो हेट स्पीच या नफरती बातें बोलकर समाज में नफरत फैला रहे हैं। एंकर्स पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई है और न्यूज चैनल के एंकर्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या यह बात सही है? हकीकत यह है कि आज नफरत फैलाने के लिए टीवी एंकर्स को दोष देना तो बहुत आसान है, लेकिन सोचिए जो नफरत और कट्टरपंथ खुलेआम देश के इतने सारे राज्यों में, 23 राज्यों में, शहरों में, गांव में पीएफआई जैसे संगठन फैला रहे हैं, उसे आखिर कौन रोकेगा? और अगर पीएफआई जैसे संगठनों को हमारे जैसे एंकर्स ने खुला छोड़ दिया, इन पर सवाल उठाना बंद कर दिया, इनकी पोल खोलना बंद कर दिया, इनकी कड़वी सच्चाई आपके सामने, खतरनाक सच्चाई दिखाना बंद कर दिया, तो आप सोचिए ये संगठन हमारे ही देश में कितने मजबूत हो जाएंगे। आज अगर कोई पत्रकार इन इस्लामिक संगठनों का कड़वा सच लोगों को बताता है तो ये संगठन, इनका नेटवर्क इतना मजबूत है, ये उस पत्रकार के पीछे या उस एंकर के पीछे पड़ जाते हैं और सोशल मीडिया पर उसे सांप्रदायिक बताकर उसकी लगातार ट्रोलिंग की जाती है, उसकी बदनामी की जाती है और ऐसे एंकर्स और पत्रकारों को यह बताया जाता है कि अगर आपने हमारे ऊपर उंगली उठाई तो हम आपको इतना कमजोर कर देंगे, दिन भर आपकी ट्रोलिंग होगी, आपके मनोबल को तोड़कर रख देंगे और पूरी व्यवस्था से एक दिन आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप खुद सोचिए, इस देश में असली नफरत असल में कौन फैला रहा है? नफरत पीएफआई जैसे संगठन फैला रहे हैं जो लोगों को सिर तन से जुदा करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं खुलेआम, और मुस्लिम छात्राओं के दिमाग में हिजाब का जहर भर रहे हैं। या ये नफरत टीवी के एंकर्स फैला रहे हैं जो इन संगठनों के बारे में कम से कम आपको जागरूक करते हैं अपनी खुद की जान खतरे में डालकर। अब आप सोचिए, कौन इन दोनों में से, पक्षों में से कौन ऐसा है जो अपना काम सही कर रहा है? अब देखिए कि ब्रिटेन में कैसे हिंदुओं का दमन हो रहा है और वहां भी ऐसे ही सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। हमारी टीम ने इंग्लैंड के उसी लेस्टर शहर में जाकर आपके लिए आज एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जहां 17 सितंबर को एक हिंदू मंदिर पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हमला किया था और इस दौरान मंदिर पर लगे भगवा झंडों को तब आग लगा दी थी। तस्वीरें आपके सामने हैं। इंग्लैंड के इस शहर में पिछले लगभग 1 महीने से सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है और 28 अगस्त को जब क्रिकेट के एशिया कप में भारत की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया था, तब कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाने की कोशिश की थी और बाद में जब हिंदुओं द्वारा एक ऐसे इलाके से अपनी रैली निकालने की कोशिश हुई जहां 60 से 70% आबादी मुसलमानों की रहती है, तो वहां की मुस्लिम आबादी ने कहा कि यह हमारा इलाका है, आप यहां से अपना जुलूस नहीं निकाल सकते। तब यह तनाव और बढ़ गया और मुस्लिम कट्टरपंथी ये कहने लगे कि आपको हमारे इलाके से जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अभी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यह तनाव हिंदू और मुसलमानों के बीच है, लेकिन सच यह है कि यह तनाव भारत के हिंदुओं और पाकिस्तान के मुसलमानों के बीच है। इंग्लैंड और वेल्स में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान मूल रूप से पाकिस्तान के हैं। इंग्लैंड में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा 4.5 लाख मुसलमान रहते हैं जो पाकिस्तानी मूल के हैं, जबकि बांग्लादेश के 2 लाख मुसलमान रहते हैं, सोमालिया के 1 लाख और भारत से 60 से 70 हजार मुसलमान इंग्लैंड और वेल्स में रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अलावा बाकी किसी देश के मुसलमानों को भारत के हिंदुओं से कोई समस्या नहीं है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। मुस्लिम कट्टरपंथी इंग्लैंड में हिंदू समुदाय के लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं और वही लोग निशाना बना रहे हैं जो पाकिस्तान से हैं। इसलिए आपको लेस्टर शहर से हमारी ये विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट आज ध्यान से देखनी चाहिए। किसी भी भारत के न्यूज चैनल पर वहां से ये पहली ग्राउंड रिपोर्ट है। इस वक्त मैं शिवालय मंदिर के कंपाउंड में हूं जो लेस्टर में है। 17 सितंबर की रात को यहां पर काफी आपाधापी रही और यहां के ध्वजों को जला दिया गया। ये सारा जो हिंदू और मुस्लिम
कम्युनिटी के बीच में जो तनाव चल रहा है उसके चलते हुआ। आपको हम पहले ध्वज दिखा दें यहाँ के कि कुछ ध्वज अभी भी इस अवस्था में है और ऊपर ये एक विंडो है, खिड़की है जिसे पत्थर मारकर आघात पहुंचाया गया। यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं उनका कहना है कि उस वक्त 17 तारीख को यानी हर शनिवार को वैसे भी यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है और 17 तारीख को भी ये पाठ हो रहा था। जितने हमारे रिलीजियस के जो ध्वजा हैं उस ध्वजा को सभी को यहाँ अस्त्र ध्वजा रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ध्वजा को उन लोगों ने खराब करने के लिए इस प्रकार का दीवार के ऊपर चढ़ के इस प्रकार का उन लोगों ने जो किया वो गलत किया। लेस्टर में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच चल रही जो मुठभेड़ के बीच काफी हफ्तों से जो चल रही है उसमें एक तरह का ट्विस्ट आया है, करवट बदली है जब ये जानकारी मिली। वहाँ जो आई विटनेसेस थे या जो सोशल वर्कर्स हैं, कम्युनिटी वर्कर्स हैं, पॉलिटिशियन सभी ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने भारत के झंडे के साथ बदसलूकी की और वहाँ से जब ये किस्सा शुरू हुआ वो व्यक्ति ना तो मुस्लिम कम्युनिटी का है ना ही हिंदू कम्युनिटी का। सवाल उठता है कि ये व्यक्ति कौन है। इसका जवाब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ की तरफ भी इशारा करता है, लेकिन क्या है इन सब चीज़ों को जानना, इस पर तफ्तीश अभी जारी है। कई गिरफ्तारियां यहाँ पर हुई हैं। For me, what started as what they call a cricket match, but I can't understand why a cricket match could lead to violence in the street, because every year we have cricket matches between Pakistan and India, and though people come in each other's areas with flags and hooting and etc., it's never turned to violence. This is the first time. ये 17 से 25 साल के लड़के हैं जो गणपति पूजा के लिए जा रहे थे और 28 तारीख को एशिया कप के बाद फिर किस्सा गणपति पूजा से शुरू हुआ, जहां पे दर्शन के लिए जाने वाले लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रहार हुआ। एक मौका ये आया कि ये प्रहार चलता रहा और रास्ते में जब लोगों से रोक रोक के ये पूछा जाता रहा कि आप कौन से समुदाय के हैं, आपका रिलीजन क्या है, और उसके हिसाब से उन पर आघात किया गया। The people who are doing the agitation and the stirring and the violence have got to be accountable. The police have got to bring them to book. Innocent people have been frightened in their homes. They've been frightened on the streets. Now, I've heard very clearly that a lot of these agitators are not from Leicester. तो अब आप सोचिए इंग्लैंड में रहने वाले हिंदू कितने परेशान हैं। जो दुखद बात है वो ये है कि मंदिरों पर हमला हो रहा है, हिंदुओं पर हमला हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में इसके खिलाफ कहीं कोई आवाज नहीं उठती। अगर यही हमला किसी मस्जिद पर हो जाता, यही बात अगर इस्लाम धर्म को लेकर किसी ने कोई आपत्तिजनक बात कह दी होती, तब सिर तन से जुदा करने की नौबत अब तक आ चुकी होती। अब तक सारे इस्लामिक देश एक साथ आकर उस देश का बहिष्कार कर चुके होते जहां यह घटना हुई होती। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि आज भारत में क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बता दिया, पीएफआई जैसे जो संगठन हैं वो मजबूत हो रहे हैं, जो भारत को तोड़ने का सपना खुलेआम देखते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं का दमन हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है और अब यूरोप में भी हो रहा है। इंग्लैंड जैसे देशों में भी मंदिरों पर हमला हो रहा है, लेकिन कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। यहां भारत में भी हमने देखा, अजीब सा एक सन्नाटा है। वहां मंदिर पर हमला हुआ, लेकिन हमारे भारत में जहां करोड़ों हिंदू रहते हैं वहां पर भी एक सन्नाटा छाया हुआ है। बड़ी बात वह है वो ये कि इस्लाम धर्म के जितने अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी देश में रहते हो, वो सब एकजुट हैं। और जो हिंदू धर्म है उसके जो लोग अगर आप देखेंगे, अगर वो अलग अलग देशों में, क्या भारत में भी रहते हो, तो वहां आपको एकता की कमी दिखाई देगी। हम यहां पर ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि एकता का मतलब कट्टरपंथ है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपको कट्टरपंथी हो जाना चाहिए। कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आपको कहीं बाहर जाकर हिंसा करनी है या किसी इंसान को कोई नुकसान पहुंचाना है। लेकिन ये जो सिद्धांत है ये सब पर बराबरी से लागू होना चाहिए। अब हम आपको ये बताने वाले हैं, ये आज की सबसे खास खबर है, जो आप किसी भी चाहे परिवार में रहते हैं, अगर आपके घर में युवा हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो आपको बहुत ध्यान से
आज ये खबर देखनी चाहिए। बेंगलुरु में आज हम आपको बताएंगे बेंगलुरु में कैसे 27 वर्ष का एक डॉक्टर अपनी ही आर्किटेक्ट गर्लफ्रेंड के हाथों मारा गया और आरोपों के मुताबिक इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के कुछ आपत्तिजनक वीडियोस सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए थे और जब इस लड़की को यह बात पता चली तो इसने अपने 3 दोस्तों की मदद से अपने ही बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। यह घटना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी ही है। आप जानते हैं पिछले हफ्ते चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला पूरे देश में छाया रहा। देश भर के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं बच्चों के, वो बहुत चिंतित थे कि देखिए स्कूल कॉलेजों में क्या हो रहा है। लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि स्कूल कॉलेजों के बाहर जो रिश्ते आज हमारे देश में बन रहे हैं, उन रिश्तों में भी क्या हो रहा है वो भी आज आप देख सकते हैं। और इस मामले में देश के युवाओं और उनके माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं। यह कहानी वर्ष 2020 से शुरू होती है, जब कोविड की वजह से पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था। उस समय सब लोग सिर्फ फोन पर इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उस समय एक डेटिंग ऐप पर विकास रंजन नाम के एक लड़के की मुलाकात प्रतिभा नाम की एक लड़की से हुई और इसके बाद इन दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई। विकास नाम का यह लड़का पेशे से डॉक्टर था और यूक्रेन से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आया था, जबकि प्रतिभा नाम की लड़की पेशे से एक आर्किटेक्ट थी। पुलिस के मुताबिक लगभग 4 महीने पहले इन दोनों लोगों ने लिव इन में रहने का फैसला किया, यानी एक रिलेशनशिप में आ गए और एक साथ रहने लगे। और इसके बाद 27 साल का यह डॉक्टर चेन्नई में अपनी नौकरी छोड़कर बेंगलुरु शहर में आ गया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, इस लड़की के साथ उसके घर में रहने लगा। और इसके बाद ये दोनों बेंगलुरु में साथ रहे और इस दौरान ये लड़का कोई काम नहीं करता था और इसका सारा खर्चा ये लड़की ही उठाती थी और इस लड़के के जिम की मेंबरशिप की फीस भी ये लड़की ही दिया करती थी। यानी ये लड़का पूरी तरह से बेरोजगार था और अपना सारा जो खर्चा होता था इस लड़की से लिया करता था। जाहिर है इसके पास हमेशा पैसे की कमी रहती होगी, ये तो इतना हम मान सकते हैं, समझ में आती है बात। आपने सुना होगा प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड, लेकिन ये कहानी आपको ये सीख देती है कि प्यार अंधा होता है या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन अंधे होकर कभी प्यार नहीं करना चाहिए। इस लड़की से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि इसने अपने कई आपत्तिजनक प्राइवेट वीडियोस बनाए और फिर इन सभी वीडियोस को अपने बॉयफ्रेंड को उसके मोबाइल फोन पर भेज दिया। ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी और आरोप है कि बाद में इस लड़के ने इंस्टाग्राम पर अपना एक फेक अकाउंट बनाया जिसमें यह लड़का खुद को एक लड़की बताता था और जिस लड़की के नाम पर इसने ये अकाउंट बनाया उसका नाम रखा राम्या, यानी राम्या नाम की लड़की के नाम से ये इस फेक अकाउंट को ऑपरेट करता था। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस लड़की के साथ ये रह रहा था उसके प्राइवेट वीडियोस इसने अपने इस फेक अकाउंट से अपने फॉलोअर्स को और कई लोगों को फॉरवर्ड कर दिए और यह भी आरोप है कि इसके बदले में यह लड़का लोगों से पैसे मांगता था। राम्या नाम की लड़की से अपना अकाउंट बनाता था और कहता था कि ये मेरी तस्वीर है, अब आप मुझे इसके बदले पैसे दीजिए। हालांकि जब इस लड़की को यह बात पता चली तो वो हैरान रह गई। जब उसे पता चला कि उसके प्राइवेट वीडियोस सोशल मीडिया पर कोई शेयर कर रहा है तो इसने अपने 3 दोस्तों की मदद ली और उनके घर पर इस लड़के को बुलाया और इसकी हत्या कर दी। यानी यह मामला भी काफी हद तक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसा ही है, जहां एक लड़की ने इसी तरह अपने आपत्तिजनक वीडियोस बनाकर अपने बॉयफ्रेंड को भेज दिए थे और बाद में उसके बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्त को वो वीडियो भेज दिया और फिर ये लोग मिलकर उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे। इन दोनों घटनाओं से जो बड़ी सीख आपको मिलती है वो ये कि ना तो आपको अपनी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोस कभी भी बनाने चाहिए किसी के लिए भी, और ना ही किसी से कभी शेयर करने चाहिए, फिर चाहे वो दोस्त आपका कितना ही करीबी और खास दोस्त क्यों ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति आपका शुभचिंतक होगा, आपका सच्चा दोस्त होगा, जो आपसे सच्चा प्यार करता होगा, वो कभी आपसे ऐसे वीडियोस मांगेगा ही नहीं। और हमेशा याद रखिएगा कि जब ये वीडियोस बनते हैं और भेजे जाते हैं, चाहे आप इन्हें अपने मोबाइल डिवाइस से डिलीट भी कर दीजिए, तब भी ये वीडियोस बने रहते हैं, इन्हें रिट्रीव किया जा सकता है। खुद के प्राइवेट और आपत्तिजनक वीडियोस बनाने का यह नया ट्रेंड असल में काफी खतरनाक है और आपने देखा होगा आजकल तो यह बहुत ज्यादा हो रहा है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करने वाले हर 5 में से 3 लोग रोजाना
कम से कम अपना एक वीडियो जरूर बनाते हैं। भारत में इस समय लगभग 75 करोड़ लोगों के पास लेटेस्ट फीचर वाले स्मार्टफोन्स हैं। यानी इस हिसाब से देखें तो भारत के 45 करोड़ लोग रोजाना कम से कम एक वीडियो जरूर बनाते हैं अपने मोबाइल फोन से, और ये सारे वीडियो या तो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं या दोस्तों और परिवारों को भेज दिए जाते हैं। अकेले YouTube पर भारत में हर मिनट 500 घंटे के वीडियोस अपलोड होते हैं, जबकि कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जिन पर एक महीने में 60-60 सेकंड्स वाले 25 लाख वीडियोस अपलोड होते हैं। भारत में यूं तो जो स्मार्टफोन है वो 1999 में ही लॉन्च हुआ था, और उस समय फोन में एक बैक कैमरे का नया फीचर आया था। यानी फोन में पहली बार जब कैमरा आया था, ये उस जमाने की बात है, और लोगों ने इसे एक बहुत बड़ा चमत्कार माना था कि फोन के अंदर ही कैमरा आ गया। लोगों ने उसके बाद लगातार अपनी तस्वीरें खींचनी शुरू की, क्योंकि उसके बाद कैमरे की जरूरत ही नहीं होती थी, फोन से ही तस्वीरें खींच जाती थी। उसके बाद वीडियो का फीचर आया, और इसके बाद फ्रंट कैमरा मोबाइल फोन्स में आने लगा। जब से फ्रंट कैमरा आया है, उसके बाद से लोगों ने अपनी सेल्फीज खींचनी शुरू की। लेकिन अब इसकी मदद से जो हो रहा है वो अलग ही स्तर पर है, वो नेक्स्ट लेवल है, और ये तरीका एक पागलपन के जैसा है। ये जमाना, जैसे आप देखते हैं कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, ये जो जमाना है ये डेटिंग फ्रॉम होम का जमाना बन गया है। जब लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोस्त एक दूसरे से मिल नहीं रहे, बल्कि फोन के जरिए घर बैठे बैठे ही डेटिंग कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं, और एक दूसरे से अपने वीडियोस बनाकर उन्हें भेज रहे हैं, मांग रहे हैं। लोग एक दूसरे को अपने अपने वीडियोस भेज रहे हैं। लेकिन आज हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि खुद के प्राइवेट वीडियोस बनाना बहुत ही खतरनाक काम है, हमेशा बचकर रहिए। और दूसरी बात यह है, अपने दोस्त बनाने से पहले हमेशा सोच समझकर फैसला लीजिए कि आप किस व्यक्ति को दोस्त बना रहे हैं, किस पर विश्वास कर रहे हैं। किसी ने आपका वीडियो बनाया है और आपने उस पर दबाव डालकर वीडियो डिलीट करवा भी लिया, तब भी वो उस वीडियो को दोबारा रिट्रीव कर सकता है। आजकल ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से मोबाइल फोन और कंप्यूटर से डिलीट किया हुआ पूरा की पूरा डेटा वापस प्राप्त किया जा सकता है। ये डेटा डिलीट किए जाने के बाद भी एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में मौजूद रहता है, और सॉफ्टवेयर का डिलीटेड डेटा को डिक्रिप्ट, ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये इस डिलीटेड डेटा को डिक्रिप्ट कर देते हैं और उन्हें फिर से उसी मूल रूप में सामने ले आते हैं। डिलीट किए जाने के बाद भी वीडियोस रिसाइकल या रिस्टोर के ऑप्शन में सेव्ड रहते हैं, यानी वहां जाकर सेव हो जाते हैं, और उन्हें वहां से रिकवर करना संभव होता है। इसलिए वीडियो डिलीट करवा कर भी आप निश्चिंत कभी नहीं हो सकते। और एंड्रॉयड बेस्ड जो मोबाइल फोन्स हैं उनमें डिलीट किए गए डेटा को रिट्रीव करना कहीं ज्यादा आसान होता है, और एप्पल और ब्लैकबेरी के भी कुछ डिवाइसेस में डेटा रिकवरी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल मानी जाती है। लेकिन कई आईटी एक्सपर्ट्स अब एप्पल और ब्लैकबेरी के डिवाइसेस से भी डेटा को रिट्रीव कर लेते हैं। इसलिए सावधान रहिए। अगर आपको कभी ऐसा लगे, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि हमारे पास आपका वीडियो है और हमने उसको डिलीट कर दिया, तो कभी भी इस बात को मत मानिए कि वो वीडियो वाकई में डिलीट हो चुका है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको दिल्ली के पास गुरुग्राम की नई तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि आज गुरुग्राम में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में बहुत बारिश हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हरियाणा के गुरुग्राम की तस्वीरें हैं, दिल्ली के बहुत निकट। और गुरुग्राम वो जगह है जहां पर बेंगलुरु की ही तरह दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के बड़े बड़े दफ्तर यहां पर हैं। बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के दफ्तर भी यहां पर हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिस रोड की, ये हाईवे है, और हाईवे कैसे डूबा हुआ है, ये गुरुग्राम की आज की तस्वीरें हैं, आज शाम की। इसलिए इन तस्वीरों को देखने के बाद आपसे यही कहने का मन करता है कि हम रिपोर्ट्स तो आपको अक्सर दिखाते रहते हैं कि अब फ्लाइंग कार आने वाली है या फ्लाइंग बाइक आने वाली है जो उड़कर चली जाएंगी, लेकिन भारत जैसे देशों को और ख़ास तौर पर इन शहरों को, जो लोग यहाँ रहते हैं, अभी उन्हें फ्लाइंग कार नहीं बल्कि तैरने वाली कार की आवश्यकता है। और बेंगलुरु, गुरुग्राम या कहीं भी ये सरकारों की जिम्मेदारी है। वो टैक्स पूरा ले रही हैं जनता से, लेकिन सड़क की क्या हालत है और जब बरसात होती है तो क्या हालत होती है शहर की, वो आपने देख लिया। आज का इतिहास
वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ युद्ध आज ही के दिन समाप्त हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर आज ही के दिन सीज फायर की घोषणा हुई और यह युद्ध तब 22 दिनों तक चला था। इसमें भारत ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया था। भारत ने इस युद्ध में 1900 वर्ग किलोमीटर का इलाका जीत लिया था और इस जंग में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा टैंकों का प्रयोग हुआ था। इस युद्ध में भारत के 97 टैंक नष्ट हुए थे, जबकि पाकिस्तान की सेना के 497 टैंक ध्वस्त हुए थे। वर्ष 1931 में महात्मा गांधी और मशहूर एक्टर चार्ली चैपलिन की मुलाकात आज ही के दिन लंदन में हुई थी। चार्ली चैपलिन उस दौर के सबसे प्रभावशाली लोगों से मिलना चाहते थे और महात्मा गांधी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में उस समय लंदन में थे और संयोग से चार्ली चैपलिन भी अपनी फिल्म द सिटी लाइट्स को इंग्लैंड में लॉन्च करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। इसके बाद चार्ली चैपलिन की पहल पर महात्मा गांधी से लंदन में उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान महात्मा गांधी के साथ सरोजनी नायडू भी मौजूद थी। ये उसी समय की तस्वीरें हैं जो आज आप यहां पर देख सकते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1791 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट और केमिस्ट माइकल फैराडे का जन्म हुआ था। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटरी डिवाइस पर उनके शोध के आधार पर ही इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई और उन्होंने दुनिया का पहला ट्रांसफार्मर और पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर भी बनाया था। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की यूनिट द फराड उन्हीं के नाम पर बनी है। फैराडे ने बेंजीन नामक केमिकल की खोज भी की थी और यहां तक कि सन 1824 में पहले रबर बलून को भी प्रोफेसर माइकल फैराडे ने ही अपने शोध के लिए बनाया था। मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फैराडे की एक तस्वीर अपनी स्टडी वॉल पर प्रेरणा के लिए लगाई हुई थी। और बांग्ला साहित्य के मशहूर लेखक शरदेंदु बंदोपाध्याय का निधन वर्ष 1970 में आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने बांग्ला साहित्य को कई यादगार उपन्यास, लघु कथाएं और नाटक दिए हैं। उन्हें खास तौर पर उनके जासूसी किरदार व्योमकेश बख्शी की रचना के लिए याद किया जाता है और इस किरदार पर कई सीरियल्स और फिल्में भी बन चुकी हैं। शरदेंदु ने 1942 से 1970 के बीच व्योमकेश बख्शी की 32 कहानियां लिखी, किंतु उनके अचानक निधन से 33वीं कहानी अधूरी रह गई थी।